भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग के हालात हैं वो पूरी तरीके से प्रायोजित थे और उसका फायदा बांग्लादेश भी उठाना चाहता है। शायद यही वजह है कि चीन में बैठकर मोहम्मद यूनुस भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं, उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्रीज बता देते हैं और सागर का खुद को बता देते हैं वो गार्जियन। मतलब एक तरीके से कहें कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं उनका गार्जियन बता देते हैं मोहम्मद यूनुस चाइना में बैठकर। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश में एक नक्शा जारी किया गया है जिसे सल्तनत बंगला का नाम दिया गया है और इसमें भारत के कई राज्यों को जोड़ा गया, जैसे बिहार के कुछ राज्य जिलों को जोड़ा गया है, ओडिशा को जोड़ा गया है, झारखंड को जोड़ा गया है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ये जो नक्शा सल्तनत बंगला करके जारी किया बांग्लादेश ने, तुर्की का इसमें हाथ है। जिस तरीके से पहले मदद किया पाकिस्तान को, अब ठीक उसी तरीके से तुर्की बांग्लादेश को भी मदद कर रहा है। देखिए, जो ये मैप की बात कर रहे हैं वो सपनों का देखा हुआ मैप है इनका, वो देखते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने अपने बात है। लेकिन बात है यहाँ पे टर्की की साजिश है। देखिए, टर्की जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का अपने आप को एक लीडर, यानी कि मैं जो हूँ मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर हूँ, जिसमें इसके संबंध पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान से बड़े अच्छे हैं। और इन तीनों के माध्यम से उसकी कोशिश ये थी कि जो ओआईसी, जो सऊदी लेड ओआईसी है, उसको मैं क्या करूं, कंपटीशन दूं, उसको मुकाबला दूं। लेकिन होता ये है कि सऊदी जिस प्रकार से पाकिस्तान को अपने से जोड़कर रखता है, उसके रीजन क्या है कि सऊदी अच्छा खासा फंड जो है पाकिस्तान को देता है, तो पाकिस्तान उस तरह से टर्की के साथ जोड़ नहीं पाता। लेकिन तुर्की हमेशा हर तरह की नॉट एनी, मतलब किसी हाई स्टेशन के बगैर पाकिस्तान का साथ देता है। अब ऐसे में एक नया देश जो बांग्लादेश, जो कल तक क्या तक सेकुलर था और आज वो एक कट्टरपंथ बन चुका है, तो वो हमेशा के लिए कट्टरपंथी संगठन जैसा बन जाए, कट्टरपंथी देश बन जाए, तो जरूरत क्या है, वहां की आने वाली जो अगली जनरेशन है, उस जनरेशन को क्या दिखाओ, आप फेक न्यूज के माध्यम से उल्टे सीधे चीजें दिखाकर उनके माइंड में सेट कर दो। जैसे मुझे एक बात याद आई, अजमल कसाब का नाम आपने सुना होगा, जो 26/11 की घटना में पकड़ा गया था। उसने क्या कहा था, उसका कहना यह था कि ये पूरी की पूरी जो भारत की जमीन है ना, ये जमीन हम मुसलमानों की है, हम मुसलमानों की है, और ये हिंदुओं ने आज कब्जा की हुई है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के मदरसों में, पाकिस्तान के स्कूल में, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने क्या उस लड़के के दिमाग में भरा होगा गंदगी, और उस गंदगी का परिणाम ये था कि उसने ये नहीं देखा कि कौन महिला, कौन बच्चे, कौन पुरुष निर्दोष लोगों को गोलियां मार रहे थे। तो उस तरह का जिहादी उन्मादीपन जो है आपका टर्की, और टर्की के कौन लोग काम कर रहे हैं, ये टर्की के वही जो आपने सुना होगा अमेरिका को लेकर डीप स्टेट, ये एनजीओ हैं टर्की के। एनजीओ आकर बांग्लादेश में इस प्रकार के मैप दिखा रहे हैं, वहां के युवाओं को यूनिवर्सिटी में, खास तौर से बात किया ढाका यूनिवर्सिटी। नहीं सर, एनजीओ नहीं, पाकिस्तान में तो सीधे तौर पर एर्दोगन जुड़े हैं ना। अभी जब ये भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन हुए तो अपने तीनों सेना प्रमुख इन्होंने पाकिस्तान में भेज दिए थे। तीनों सेना प्रमुख भेजे, ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन फिर भी आप देखिए सऊदी का इन्फ्लुएंस अभी भी पाकिस्तान में खत्म नहीं हो पाया है। देखिए पाकिस्तान के पास में क्या है, पाकिस्तान के सामने जो टुकड़ा फेंक देगा पाकिस्तान, उसके सामने अपनी जो टैल होती है उसको मूव करना स्टार्ट कर देता है। टर्की के पास में पैसा नहीं है, टर्की के पास में केवल एक चीज है, वो क्या है, वो है नाटो का मेंबर होने के कारण बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका एक्सेस हो जाना। और नहीं, वो टेक्नोलॉजी काम तो नहीं आई ना सर जी, वो टेक्नोलॉजी काम तो नहीं आई ना। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, मतलब भारत के बिना जिसका चलना बहुत मुश्किल हो जाए, वो इस तरीके की धमकी दे, नक्शा जारी करे, भारत के हिस्सों को अपना हिस्सा बताए, वो हिम्मत सिर्फ टर्की से ही आ रही है, कुछ और मिशन चल रहा है? नहीं, देखिए मैं कहता हूं कि टर्की ने तो मदद करनी स्टार्ट की है, और चीन का से पूरा हाथ है। चीन भी चाहता है कि इस प्रकार से भारत के दोनों बॉर्डर पे क्या ट्रबल हो। और खुद आपका बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे ना, तो 1971 की अगर हम बातें करेंगे, 71 की मैं बात करूंगा, तो एक बहुत बड़ा वर्ग उस समय भी था
जो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना था। मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना। और ये वो लोग थे, जब पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था तो उसमें मदद की थी पाकिस्तान सेना की एक्सट्रीट्स करने में, जहाँ पर बंगाली राष्ट्रवादी लोग थे। और शेख हसीना गलत थोड़ी ना कहा था। शेख हसीना जब रजाकार कहा था तो रजाकार गलत नहीं कहा था इन लोगों को। और आपको याद होगा, बांग्लादेश में दिसंबर की बात है कि इन्हीं के जो सलाहकार थे उसने पहली बार सोशल मीडिया पे यही मैप पब्लिश किया था, जो आज वहां पर यूनिवर्सिटी में डालने का प्रयास किया जा रहा है, सब जगह भेजने का प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। ये जो उनके थे महफूज आलम, जब हमने पूरा विरोध भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई, तब उन्होंने एक्स हैंडल पे से अपना वो मैप हटाया था, नहीं तो दिसंबर में लगा दिया था। तो टर्की की, तो देखिए टर्की का मेन मकसद क्या है कि भारत को घेरना, ताकि ये दिखा सके कि जो कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर वो अगेंस्ट ऑफ इस्लाम हो रहा है, भारत अत्याचार कर रहा है, ये इजराइल बनाने का प्रयास कर रहा है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, आपको एक पता होगा, कभी दिल्ली में आप आएंगे, पहले 3 मूर्ति चौराहे करके दिल्ली में हुआ करता था, आजकल उसको हाइफा चौक कहा जाता है। हाइफा चौक क्या है? ये हाइफा चौक, हाइफा चौक ये है कि भारतीय सेना हाइफा को लेकर लड़ी थी, टर्की ने अटैक किया था, और अटैक करने के बाद भारतीय सेनाओं ने टर्की को इतना मजा सिखाया था, भारतीय टुकड़ी ने, कि टर्की वो उस वॉर को हार गया था। और इजराइल के लिए हमने वो वॉर लड़ी थी, इसलिए इजराइल में आज भी हाइफा सम्मान दिया जाता है इंडियन फोर्सेस को। तो टर्की तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक टर्की उसी बात को लेकर बैठा हुआ है कि इंडियंस ने हमको मार मार के हराया था। उसके बाद फिर टर्की के टुकड़े हो गए थे ऑटोमन एम्पायर के, उसमें टर्की नहीं था, उसमें ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो बात का कहानी बहुत सारी जुड़ी हुई है। जो टर्की है, टर्की का समय केवल एक मंसूबा है, मंसूबा ये है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं, जितने भी कट्टरपंथी हैं उन सबको अपने साथ जोड़ूं, ताकि मैं जो इजराइल की एक इमेज है अपने के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर, ऐसी साउथ एशिया में इमेज में बिल्ड करूं किसकी, भारत की। और यहाँ से मुझे क्या मिले, एज मिले। क्यों? ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और आपका बांग्लादेश, ये 4 देश मेरे साथ खड़े हो जाए तो मैं ओआईसी का एक विकल्प बनाऊं। तो ये सिंपल सी एक साजिश, सिंपल सी एक स्ट्रेटजी। टारगेट इंडिया ही क्यों? खलीफा की अगर लड़ाई में है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग चाहिए, बांग्लादेश की जनसंख्या अगर चाहिए तो ठीक है, आईओसी के मेंबर के लिए ठीक है, लेकिन टारगेट इंडिया क्यों? मुझे आप एक बताइए अभिषेक भाई, पूरे एशिया के अंदर, इधर आप वेस्ट एशिया में जाइए या इधर आप साउथ एशिया में जाइए, सेंट्रल एशिया जाइए, आप ईस्ट एशिया जाइए, ईस्ट एशिया में केवल आपको चीन दिखाई देगा। और चीन के अलावा कौन ऐसा देश है जो इस इस्लामिक वर्ल्ड में जो टर्की है इन सब देशों को रोक सकता हो या आगे बढ़ने से रोक सकता हो? भारत चीन ही ने है। तो क्या किया है, चीन का भारत ही, क्यों भारत ही है। और देखिए चीन का सिंपल सी बात क्या है, चीन का तो सिंपल सा एजेंडा बना दिया गया है। जितनी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं आप भारत में देख लीजिए, इन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि जो भी मुस्लिम वर्ग है उसको हम अपने से जोड़ेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे। चीन ने स्पष्ट स्ट्रेटजी बनाई है कि देखिए जो पूरा वेस्ट वर्ल्ड है वो मुझे अपना लीडर मानेगा नहीं, लेकिन ये इस्लामिक वर्ल्ड मुझे अपना लीडर मान सकता है। तो चीन ने एक तरफा पहल शुरू की इन सबके देशों के साथ बेटर रिलेशन बनाने की, चाहे वो टर्की हो, सऊदी हो, ईरान हो, सब देशों के साथ। तो ये चीन की स्ट्रेटजी है, तो चीन को तो टारगेट नहीं करेंगे। अब चीन का एनिमी कौन है? इनका चीन का कॉम्पिटिटर कौन दिखता है? भारत दिखता है। पाकिस्तान मैं वहीं आ रहा था सर, मैं वहीं आ रहा था। जैसे ही अमेरिका और चाइना के बीच ये टैरिफ वॉर चला, अमेरिका की तरफ से 145% टैक्स कर दिया गया, उसके बाद ही पहलगाम की घटना होती है। उसके बावजूद ही एनआईए की जांच में वो आतंकियों के पास से चाइनीज सैटेलाइट फोन्स मिलते हैं, पाकिस्तान को फिर मदद दी जाती है, मिसाइलें भेजी जाती हैं, यही फिर टर्की अपना माल भेजता है, ड्रोन्स भेजता है। सारे डॉट्स कनेक्ट तो नहीं होते हैं कहीं। ये तो अभिषेक जी आपको स्टार्टिंग में याद होगा, मैं जब हम पहलगाम अटैक के बाद ही मैंने बात करनी शुरू कर दी थी। अगर आपको पुराने आप हमारे डिस्कशन देखेंगे, मैंने ये बात बोली थी कि ये साजिश जितनी दिख रही है पहलगाम की, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये चीनी साजिश है। चीन पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा है। चीन चाहता है कि मैं पाकिस्तान के माध्यम से भारत में टर्बल क्रिएट करूं, और जो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप सोचिए डोनाल्ड ट्रम्प अभी क्या कह रहे थे एप्पल के सीईओ को कि तुम भारत में जाके क्या करो, प्रोडक्शन करो, तुम अमेरिका में प्रोडक्शन करो, एप्पल फोन यहाँ पर बनाओ। इसका मतलब अमेरिका भी देख रहा है
कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जा रहा है। इधर आप देखिए चीन हो, वियतनाम हो, इन सब देशों से इन्वेस्टमेंट निकल कर भारत में आ रहा है। यही तो तकलीफ है किसकी? चीन की, अमेरिका की, सबकी, कि भारत के अंदर एक ही कमी है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमारे पास यूथ है, हमारे पास रिसोर्सेज है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यूथ पॉपुलेशन होने के कारण हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इससे मुनाफिक कोई देश मिलेगा दुनिया को नहीं मिलेगा। तो ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो रहा है। इसका एक ही तरीका है अगर रोकना इन्वेस्टमेंट को, ये दिखा दो कि भारत जो है ट्रबल में है, भारत में पीस नहीं है, भारत में वॉर की कंडीशन है, भारत में आपका किया गया सारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। नहीं सर, एप्पल का तो 10% ही जो है प्रोडक्शन चाइना से निकलकर इंडिया आया था, इसी में इतनी तकलीफ होने लगी। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ आपको। जब कोविड-19 का दौर था और डोनाल्ड ट्रंप ने वुहान वायरस करना शुरू किया, चीन बोला तो कोविड है, कोविड है, कोविड है। उसी समय जापान हो, कई देशों ने कहा कि हम चीन में अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, चीन से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगे। चीन को यह निश्चित हो गया कि साल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से निकलेगा, तो चीन ने क्या किया? चीन ने ये कहा कि अगर आपको हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जाना है, यहाँ से फैक्ट्री उखाड़नी है, अपनी मशीनें उठानी है, तो एक ही शर्त है, भारत में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, भारत में आप फैक्ट्री लगाएंगे। और क्या किया? वियतनाम में फैक्ट्री लगवा दी चीन ने, और वियतनाम ने भी क्या किया, सारे बैर भूलकर चीन से कहा ठीक है आप हमारे फैक्ट्री लगवा दीजिए। मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कई फैक्ट्री क्या थी, चीन ने वियतनाम में शिफ्ट करवा दी कि मैं यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर मत जाना। चीन जानता है कि अगर किसी के पास में पोटेंशियल है तो वो केवल भारत है, भारत ही मेरी गति रोक सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, वियतनाम पैसा कमा लेगा लेकिन मिलिट्री नहीं बना पाएगा। मिसाइल तो हिंदुस्तान से खरीद रहा है ना सर वो भी। आपको हाँ, वो तो वियतनाम खुद बाहर से कह रहा है कि ब्रह्मोस दे दीजिए, फिलीपींस को हम दे चुके हैं, वियतनाम बिल्कुल कि ब्रह्मोस हमें दे दीजिए। हमारी बात चल रही है, ठीक है देंगे, भविष्य में देंगे, अभी तक हमने दी नहीं है वियतनाम को, लेकिन फिलीपींस को हमने दे दी है। वियतनाम को हमने नेवल बेस का अपना जो बेड़ा वो दिया है हमने उनको। तो बात ये है कि एक पोटेंशियल वाले कंट्री को भारत के साथ बहुत सारी साजिशें होंगी अभिषेक जी, लेकिन सिंपली बात ध्यान दीजिएगा, जो उगता सूरज है उसके सामने मुसीबतें खड़ी की जाएंगी, क्योंकि वो आपको कॉम्पिटिशन देगा। पाकिस्तान को कितना भी पैसा दे दीजिए चीन, लेकिन कभी पाकिस्तान चीन के लिए टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। नहीं तो कम आधे से ज्यादा तो बिका हुआ है वो चाइना के हाथ, तो क्या ही टेंशन देगा सर उसे। मैं वही कह रहा हूँ ना, जापान दे पाएगा। देखिए किसी भी देश के पास में एक ही चीज है भारत के पास में, भारत का मिलिट्री की। आप जब सुपर पावर की बात करते हैं, शक्तिशाली की बात करते हैं, तो केवल इकोनॉमिकल टर्म्स की बात नहीं करते हैं। इकोनॉमी के साथ आपको चाहिए मिलिट्री पावर्स आपके पास होनी चाहिए, आपके कल्चर पूरी एक आपकी पूरी एक कल्चर का पूरी विरासत होनी चाहिए। हमारे पास प्राइड करने के लिए बहुत कुछ है, और उस प्राइड के लिए हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसा मरने मिटने का भाव आपको पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान 70 साल पहले अगर उनका इतिहास ढूंढेंगे तो क्या इतिहास है उनका? कोई इतिहास नहीं उनका। बात ये है, तो पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री नहीं। पाकिस्तान से पूछे कि भाई क्या ये जो मतलब हम सबका खून है शामिल, एक लाइन में सुनी थी कभी किसी की कि सबका खून है शामिल पाकिस्तान की आजादी में। ये किसी के बाप का थोड़ी पाकिस्तान है। भगत सिंह की फांसी कहाँ पर हुई थी? लाहौर की जेल में हुई थी। तो बात यह कि जिसके पास को प्राइड करने के लिए कोई चीज हो, तो रक्षा किसकी करोगे? हम रक्षा करते हैं अपनी संस्कृति की, हजारों साल की विरासत की। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए मरने मिटने तैयार, तब हमारी फौज बनती है। आप सोचिए, नाम पूछकर तुम हिंदू हो, धर्म पूछकर मारा गया। धर्म का मायना नहीं था, मतलब ये था कि हम हिंदू को मार रहे हैं। हिंदू मतलब जो हजारों साल की कल्चर है। जी ठीक है सर, ये जरूरी होती देश को ताकतवर बनने के लिए। बाकी जो नक्शा जारी किया गया वो सिर्फ एक गीदड़ भभकी भी नहीं उसे कह सकते हैं, सपना देखा है। बाकी इस सपने को पूरा तो पाकिस्तान नहीं कर पाया, बांग्लादेश नहीं कर पाएगा। बाकी सारे जो डॉट्स हैं वो अमेरिका और चाइना के साथ जाकर कनेक्ट होते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, दुनिया उसी को रोकना चाहती है। जी सर। नहीं अभिषेक जी, देखिए बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। सीरियसली इसलिए लेने की जरूरत है कि अगर बांग्लादेश में जो यूथ है वो इस मैप को अगर सच मानने लग गए, तो होगा क्या कि जिस प्रकार से आतंकी गतिविधि पाकिस्तान की ओर से हमको देखने को मिलती है, वैसे बांग्लादेश की ओर से भी देखने को मिल सकती है। तो आवश्यकता है बांग्लादेश लगता है आवाज नहीं आ रही, चल भी रही है। जी जी जी।
बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार की तैयारी हमारी सिंदूर ऑपरेशन के लिए थी, वही हम उस समय सिलीगुड़ी के पास भी अभ्यास कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ी तैयारी में है, जो अभी बहुत ओपनली सामने नहीं है। नहीं तो बांग्लादेश का अगर यूथ को 5 साल तक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई, इस प्रकार का दिमाग भरा गया, तो आतंकवादी इधर से भी आएंगे। पहलगाम जैसी घटना हमको पश्चिम बंगाल वगैरह में, नहीं सर, उड़ीसा वगैरह तीस्ता में नदी पे चाइना $400 मिलियन लगाकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर। नहीं, देखिए आप काम करते, अब वो तो देखिए पहले भी बात है आपका, आपको उससे मतलब नहीं है। हम ये नहीं चाहते नहीं, कि काम कीजिए। जरूरी इसलिए हो जाता है, अफगानिस्तान सिलीगुड़ी का, कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में है ना सर वो जो प्रोजेक्ट जिस पर काम कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूं, अब उसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हमें वहां की जनसंख्या को रोकना है कि वो जिहादी ना बने, वो कट्टरपंथी ना बने, वो भारत के अगेंस्ट इस प्रकार का एटीट्यूड न रख। देखिए अगर ये मैप उनके दिमाग में बैठ गया, तो वो परमानेंट ये बात बिठाने लगेंगे कि ये पूरी जमीन हमारी है। तो फिर तो हर घर से जिहादी निकलेगा, हर घर से आतंकी निकलेगा। ये भारत के लिए बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। कितनों को मारेंगे हम? ये तो फिर जब जिहादी बन जाते हैं, कहते हैं तो मरने के लिए आ रहे हैं। हमें तो मौत मिलनी अच्छी बात है, मौत मिलेगी, जीवन तो शुरुआत ही मरने के बाद होता है। नहीं, फिलहाल भी शुरुआत भी जो है जिहाद के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं ना वो लोग। अब सरकारी जिहादियों की बांग्लादेश में, कट्टरपंथियों की सरकार है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप सोचिए, ये तो अभी की बात है ना। इससे पहले वहां पे इतने लंबे समय तक सेकुलर गवर्नमेंट रही ना। जी। तो सेकुलर वो तो है वहां पर, सेकुलर वो चीज तो है। वो भली बात है कि आज दबी हुई है, और दबी हुई इसलिए कि वो कट्टरपंथियों ने कंट्रोल कर लिया है। और अगर जो यूथ जनरेशन है, यूथ को नहीं पता कट्टरपंथी कौन है, सेकुलर कौन है। अगर 12वीं के बच्चे को, 10वीं के बच्चे को ये मैप दिखाएंगे, और जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा 5-6 साल तक यही पिक्चर देखता रहेगा, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। ठीक है सर, उस चिंता की बात कर रहा हूँ, ये एक साजिश है। एक साजिश है जिसका पर्दाफाश हुआ है, और इस पर काम करने की जरूरत है भारत सरकार को, और बहुत संवेदनशीलता के साथ इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। समस्या बहुत बड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। दर्शकों, आपको ये विषय कैसा लगा, आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।